वेद का डरना। अपनी बहन को देखते हुए वन्या की आंखें भी नम सी हो गई। वह तो बस उसे रोक लेना चाहती थी। वह अपनी प्रिंसेस को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा कर रखना चाहती थी। जीविका वन्या को बाय बोलकर वहां से जाने लगी थी कि तभी यक्षित ने उसे रोक लिया। यक्षित की आवाज सुनकर जीविका के कदम वहीं ठहर गए। यक्षित उसके करीब आया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, जीविका अब से तुम यहीं हम सबके साथ सिन्हानिया मेंशन में रहोगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। जीविका को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ जो अभी अभी यक्षित ने उससे कहा। यक्षित भी जीविका की हालत समझ सकता था। वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, तुम अपनी दी से इतने टाइम बाद मिली हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी दी रोज तुम्हें याद करती थी और हमेशा यही प्रे करती थी कि तुम खुश रहो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी दी की आंखों से दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जीविका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, जिसे फील करके यक्षित ने उसे गले से लगा लिया। जीविका ने भी अपने जीजू को कसकर थाम लिया। यक्षित स्माइल करते हुए उसके सिर पर प्यार से किस कर लेता है। वही वन्या अपनी नम आंखों से यक्षित को देखती है तो वह अपनी पलकें झपका देता है। वन्या चैतन्य जी और अनिल जी की तरफ भी देखती है। दोनों स्माइल करते हुए हाँ में अपनी पलकें झपका देते हैं। जीविका यक्षित से अलग होती है तो वन्या उसे गले से लगा लेती है। जीविका यक्षित को थैंक यू कहती है। विवेक भी यक्षित के इस डिसीजन से बहुत खुश था। वन्या यक्षित को हक करके धीरे से उसे थैंक यू बोली। फिर जीविका और विवेक वहीं से कंपनी के लिए निकल जाते हैं। वन्या अपने बेबी को गोद में लेकर कार के पास आ जाती है। वेद के डैडी वहीं कार के पास उनका वेट कर रहे होते हैं। यक्षित कार का डोर ओपन करता है, जिससे वन्या वेद को अपनी गोद में लेकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। वहीं यक्षित ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। दोनों वेद के स्कूल एडमिशन के लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में यक्षित की कार सिटी के सबसे बड़े स्कूल के सामने रुक जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आज यक्षित राय सिन्हानिया खुद अपने बच्चे के एडमिशन के लिए उनके स्कूल आने वाले हैं। इसलिए वे और स्कूल की वाइस प्रिंसिपल दोनों अपने हाथों में बुके लेकर यक्षित के वेलकम के लिए खड़े थे। यक्षित की कार के पीछे उनकी बॉडीगार्ड से भरी कार भी आ रही थी, पर यक्षित ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। वह वन्या का हाथ पकड़कर अंदर आने लगता है। स्कूल के एंट्रेंस पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पहले ही उनके स्वागत के लिए खड़े थे। प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा ने यक्षित को बुके देते हुए कहा, वेलकम मिस्टर सिन्हानिया। वेलकम मिसेस सिन्हानिया। यक्षित ने बुके लेकर अपने एक बॉडीगार्ड जो उनके पीछे ही खड़ा था उसे दे दिया। वही स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिस लिली, जिसने यक्षित राय सिन्हानिया के बारे में सिर्फ सुना था, आज वह सामने से उसे देख रही थी। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने जितना सुना था यक्षित तो उससे भी ज्यादा हैंडसम था। मिस लिली की निगाहें तो यक्षित पर टिक सी गई थी। वन्या ने ये नोटिस कर लिया था और वह भी मिस लिली को शिद्दत से घूर रही थी। मिस्टर डिसूजा उन्हें होश में लाते हुए बोले, मिस लिली, बुके। मिस्टर डिसूजा की बातें सुनकर मिस लिली होश में आई और वन्या को बुके देकर उसे ग्रीट किया। इस वक्त भी वन्या उन्हें घूरे जा रही थी। यक्षित अपनी वाइफी की इस हरकत को देखकर मन ही मन स्माइल करता है। तभी वेद को अपनी बेस्ट फ्रेंड आस्था नजर आती है। वह भी अपने डैडी की गोद में थी। उसने आज ब्लू कलर का एक क्यूट सा फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वह हमेशा की तरह बहुत प्यारी नजर आ रही थी। आस्था को देखते ही वेद का चेहरा खिल उठा। वह झट से अपनी मम्मा की गोद से उतरकर आस्था की तरफ दौड़ने लगा। वन्या उसे पीछे से रोकते हुए बोली, बेबी आराम से, आपको चोट लग जाएगी बेटा। यक्षित ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को अपने कैबिन में जाने को कहा और वे और वन्या दोनों अपने बेबी के पास जाने लगे। वहीं आस्था भी वेद को देखकर झट से अपने डैडी की गोद से उतर गई। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को हग कर लिया। आस्था के मम्मा डैडी भी उसके स्कूल एडमिशन के लिए आए थे। यक्षित और आस्था के डैड ने एक दूसरे को ग्रीट किया। आस्था की मम्मा मिसेस भाविका सहगल भी वन्या के पास आ गईं। वह स्माइल करते हुए वन्या की तरफ देखकर बोली, हेलो मिसेस सिन्हानिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वन्या स्माइल करते हुए भाविका से हैंडशेक करते हुए बोली, हेलो मिसेस। उसने इतना ही कहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या बोले, क्योंकि वह आस्था की मम्मा का नाम तो जानती ही नहीं थी। वन्या को उसकी तरफ यूं टिमटिमाती आंखों से देखता देख भाविका की हंसी छूट जाती है। वन्या भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली आस्था बेबी की मम्मा का नाम मुझे पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भाविका, इट्स ओके, मेरा नाम भाविका है, भाविका सहगल, आप मुझे भाविका बुला सकती हैं। उद्धरण चिन्ह।
वन्या भी भाविका की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, और तुम भी मुझे वन्या बुला सकती हो। और अब से हम फ्रेंड्स हैं तो मुझे आप या मिसेस सिन्हानिया बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भाविका वन्या के फ्रेंडली नेचर को देखकर हैरान ही रह गई। उसे लगा नहीं था कि मिसेस यक्षित राय सिन्हानिया इतनी हम्बल नेचर की होंगी। जरूर उनमें अपने ओहदे को लेकर एटीट्यूड तो होगा ही, पर वन्या से मिलकर उनका ये डाउट चला गया था। भाविका को अपनी तरफ यूं देखता देख वन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ भाविका, तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या की आवाज सुनकर भाविका होश में आते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, एक्चुअली वन्या मुझे लगा नहीं था कि मिसेस सिन्हानिया इतनी हम्बल नेचर की होंगी। उसकी बातें सुनकर वन्या हंसने लगी और बोली, अब पता चल गया ना कि मिसेस सिन्हानिया कैसी हैं। भाविका स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। भाविका वन्या की तरफ देखकर बोली, वन्या यू आर रियली रियली वेरी गॉर्जियस। और आज तो तुम इस लुक में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर सिन्हानिया आज तुम्हें देखकर भी घर से बाहर आने के लिए रेडी कैसे हो गए। उद्धरण चिन्ह। भाविका की बातें सुनकर वन्या को आज सुबह की यक्षित की हरकतें याद आ गई, जिसे याद करते हुए वह ब्लश करने लगी। उसे यूं शर्माता देख भाविका उसे और टीज करने लगी तो वन्या अपने फेस पर ब्लश वाली स्माइल लिए हुए ही बोली, जस्ट शट अप भाविका, तुम भी ना। वैसे तुम्हें देखकर समझ आ गया कि आस्था इतनी प्यारी और क्यूट सी कैसे है। उद्धरण चिन्ह। भाविका भी स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें पता है जब से आस्था तुमसे मिली थी वह बार बार तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि वन्या आंटी बहुत स्वीट है और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वन्या भाविका की बातें सुनकर स्माइल कर देती है। तभी यक्षित और आस्था के डैड मिस्टर विकास सहगल का ध्यान अपने बच्चों पर गया, जो कि अपने मॉम डैड को बातों में बिजी देखकर वहीं खेलने बैठ गए थे। यक्षित और विकास उन्हें देखकर स्माइल करने लगे। विकास उनकी तरफ देखते हुए बोले, बच्चों वहां क्या कर रहे हो बेटा? उद्धरण चिन्ह। विकास की बातें सुनकर वन्या और भाविका का ध्यान भी अपने बेबीज पर जाता है। यक्षित और विकास दोनों अपने अपने बेबीज को अपनी गोद में उठा लेते हैं। फिर चारों उनके एडमिशन के लिए अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यक्षित और विकास आपस में अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं। वही भाविका और वन्या भी अपना नंबर एक्सचेंज करती हैं, क्योंकि वे पहली ही मुलाकात में काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। आस्था वेद को बाय करते हुए अपने डैडी के गोद से बोली, बाय बुद्धू, हम जल्दी मिलेंगे। आस्था के मुंह से वेद के लिए बुद्धू सुनकर भाविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम वेद को बुद्धू क्यों बोल रही हो, उसे बुरा लगेगा ना? उद्धरण चिन्ह। भाविका का रिएक्शन देखकर यक्षित और वन्या हंसने लगते हैं। वही वेद यक्षित की गोद से ही बोला, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो मुझे प्याल छे बुद्धू बोलती है, इसलिए मुझे बुला नहीं अच्छा लगता है। वेद की बातें सुनकर भाविका स्माइल करती है और कहती है, बेबी आप बहुत प्यारे हो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित विकास को बाय करते हुए बोला, विकास हम सब चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी। विकास यक्षित की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोले, ये शो मिस्टर सिंघानिया। आस्था ने भी यक्षित, वन्या और वेद को बाय कहा और वे अपने घर के लिए निकल गए। वही वेद अपनी मम्मा की गोद में आ गया। यक्षित ड्राइविंग सीट में बैठ गया और कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। उनके बॉडीगार्ड्स पीछे वाली कार में उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा। वन्या उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बोलो बेबी। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला, मम्मा मुझे भूख लगी है। ये बोलकर उसने वन्या की तरफ मासूम सी शक्ल बना ली। यक्षित ने कार की बैकसीट पर एक खाने का बॉक्स वन्या को दे दिया, जिसमें बहुत सारा हेल्दी खाना रखा हुआ था। वन्या उसमें से खाना निकालकर वेद को खिलाने लगी। वेद चुपचाप अपनी मम्मा के हाथों से खाना खाने लगा। उसे खिला लेने के बाद वन्या ने खाने की बॉक्स को अपने प्लेस पर रख दिया। यक्षित वन्या के हाथों पर अपने हाथ रखकर बोला, जान तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? उद्धरण चिन्ह। वन्या कुछ बोलती इससे पहले ही वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी ये जान क्या होता है? यक्षित वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेबी जान मतलब हम जिसको प्यार करते हैं उसे हम प्यार से जान बोलते हैं। जैसे कि डैडी आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो आपके डैडी की जान है। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, जैसे कि वेदांश अपने मम्मा और डैडी से बहुत प्यार करता है तो आप मेरे जान हैं। डैडी अब छे वेदांश अपने मम्मा और डैडी को जान बोलेगा। उद्धरण चिन्ह। वेदांश की बातें सुनकर वन्या यक्षित को खा जाने वाली नजरों से देखती है।
यक्षित चुपचाप वन्या की नजरों से बचते हुए ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। वन्या प्यार से वेद के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेबी आपको अपने मम्मा पापा को जान बोलने की जरूरत नहीं है। आप हमें मम्मा और डैडी बोलते हुए ही बहुत प्यारे लगते हो। ओके। उद्धरण चिन्ह। अपनी मम्मा की बातें सुनकर वेद मासूमियत में हाँ में सिर हिला देता है। क्योंकि वह मम्माज बॉय था, अपनी मॉम की बातें जल्दी मान लेता था। वहीं उसकी जगह पर यक्षित होता तो वेद उससे ढेरों सवाल करता, तब जाकर उसकी बात मानता। वेद अपनी मम्मा के चेहरे को देखते हुए उसके सीने से लिपट कर सो गया। थोड़ी देर बाद यक्षित की कार हॉस्पिटल के वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क हो चुकी थी। यक्षित ने यहाँ भी गार्ड्स को अंदर आने से मना कर दिया। वेद अब तक नींद से जाग चुका था। वह अपनी प्यारी सी आंखों को मींचने लगा। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा हम कहाँ आए हैं? उद्धरण चिन्ह। वन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेबी को क्या जवाब दे, क्योंकि अगर वह ये बोल देगी कि वे हॉस्पिटल आए हैं तो वेद रोना शुरू कर देगा। अपनी मम्मा को चुप देखकर वेद उसकी तरफ देखते हुए बोला, मम्मा हम घूमने निकलने आए हैं। वन्या उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है। यक्षित और वन्या दोनों हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। आज वेद का वैक्सीनेशन होने वाला था। अंदर आते ही कुछ छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। वैसे तो आज हॉस्पिटल खाली ही था, पर कुछ पेशेंट वहां पर थे, जिनमें खासकर छोटे बच्चे ही थे। हॉस्पिटल का नज़ारा देखकर और छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनकर वेद भी डर के मारे रोना स्टॉप कर देता है। क्योंकि पिछली बार जब वह अपने डैडी के साथ आया था तब ऐसे ही नर्स और डॉक्टर को उसने देखा था। उस वक्त उसे इंजेक्शन भी लगाया गया था। उन सबको याद करके वह जोर से रोने लगा। वन्या उसे अचानक रोता देख घबरा गई। वह उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, बेबी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो बेटा? उद्धरण चिन्ह। वेद रोते हुए बोला, मम्मा वेदांश को अंदर नहीं जाना, प्लीज घर तलो ना मम्मा, मुझे डर लग रहा है। वन्या ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोली, बेबी आप डरो मत, मम्मा डैडी आपके साथ हैं ना। उद्धरण चिन्ह। लाओ। वेद रोते हुए बोला, मम्मा वेदांश को अंदर नहीं जाना, प्लीज घर तलो ना मम्मा, मुझे डर लग रहा है। वन्या ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोली, बेबी आप डरो मत, मम्मा डैडी आपके साथ हैं ना। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। अपनी मम्मा की बातें सुनकर वेद थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तीनों अंदर चले गए, जहां वेद का वैक्सीनेशन होना था। अंदर एक डॉक्टर बैठी हुई थी और उनके साथ एक नर्स भी थी। डॉक्टर ने यक्षित और वन्या को ग्रीट किया और उन्हें वहां पर बैठने के लिए कहा। वेद अपनी मासूम आंखों से उस कमरे को ध्यान से देखने लगा। यकायक उसने अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर आंसू बहाना शुरू कर दिया। डॉक्टर वर्मा, जो कि बच्चों की स्पेशलिस्ट थी, वो वेद की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, बेबी आप क्यों रो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वेद, जो कि वन्या की गोद में था, वह एक नज़र अपने मॉम डैड को देखने के बाद डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, क्योंकि वेदांश को बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर वर्मा वेद की मासूमियत से भरी आवाज़ को सुनकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पर बेबी आपको डर क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। वेद भी मासूमियत में बोला, क्योंकि वेदांश को डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, क्योंकि वहां ना मेले जैसे छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं और वेदांश को बहुत दर्द भी होता है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वर्मा वेद के गालों को पींच करते हुए बोली, ओह लिटिल बॉय, यू आर सो क्यूट। डॉक्टर वर्मा वेद को अपने बातों में उलझाए रखती हैं और नर्स को इंजेक्शन लाने का बोलती हैं, पर वेद की निगाहें इंजेक्शन पर पड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये इंजेक्शन उसके लिए ही है। फिर क्या था, एक बार फिर वेद रोना शुरू कर देता है और वन्या के सीने में अपना चेहरा छिपा लेता है। वह रोते हुए बोला, मम्मा नहीं, वेदांश को बहुत दर्द होगा, उसे इंजेक्शन नहीं लगवाना। वन्या से अपने बेबी की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो खुद भी तो इंजेक्शन लेने से डरती थी, पर वेद को वैक्सीन लेना भी जरूरी था, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वन्या खुद को संभालते हुए वेद के सिर पर किस करके बोली, डोंट वरी बेबी, मम्मा आपके पास है ना, आप डरो नहीं, ओके, कुछ नहीं होगा आपको मेरे बच्चे। उद्धरण चिन्ह। पर नर्स जैसे ही इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी, ये फील करके वेद जोर जोर से रोने लगा। वन्या की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने बच्चे को आज तक ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। दोनों माँ बेटे रोने लगे। यक्षित ने इशारे से नर्स को रोक दिया। वह वन्या के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी तुम अगर ऐसे कमजोर पर जाओगी तो हमारा बेबी कैसे स्ट्रोंग रहेगा? हम
इसलिए पहले खुद को संभालो। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित मुझसे हमारे बेबी की तकलीफ देखी नहीं जा रही। यक्षित उसके गालों पर किस करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा हमारे बेबी को, यू डोंट वरी। डॉक्टर वर्मा और उनके बगल में खड़ी नर्स दोनों हस्बैंड वाइफ को इस तरह देखकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वे मन ही मन यही कह रहे थे कि वेदांश कितना लकी बच्चा है जो उसे इतना प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले हैं। यक्षित ने वेद को अपनी गोद में ले लिया, फिर उसके आंसुओं को प्यार से पोंछते हुए उसके छोटे छोटे गालों पर किस कर देता है। वेद अपने छोटे छोटे हाथ अपने डैडी की गर्दन में डाल देता है। यक्षित स्माइल करते हुए थोड़ी देर तक यूं ही उसकी पीठ को रब करता है, फिर वेद को अपने सामने करके उसके माथे को चूमते हुए बोला, बेटा आप मम्मा और डैडी की स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। वेद मासूमियत में हाँ में सिर हिला देता है। यक्षित अपने बेबी का ध्यान इंजेक्शन से हटाते हुए बोला, बेबी आपको घुम्मी नहीं करनी बेटा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वेद का चेहरा खिल उठा। वह अपने डैडी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ डैडी, वेदांश को घुम्मी करनी है, वो आप और मम्मा के छात न पाल जाएगा। हम पिछली बार आस्था के छात गए थे ना वैसे ही। डैडी हम एक काम करेंगे, आस्था को भी अपने छात ले लेंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, हाँ बेटा हम आस्था को भी ले लेंगे ओके। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए एक्साइटमेंट में बोला, बहुत मजा आएगा डैडी, मैं और आस्था बहुत मस्ती करेंगे। वेद के चेहरे पर स्माइल देखकर वन्या के मुरझाए फेस पर भी स्माइल आ जाती है। यक्षित अपने बेबी को अपने सीने पर लिपटा लेता है। वेद अपने डैडी के कंधे पर अपना सिर रखकर उसके गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। यक्षित उसके पीठ को सहलाते हुए उसके सिर पर आहिस्ते आहिस्ते किस कर रहा होता है। वह इशारे से नस को इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है। नस भी आहिस्ते से वेद को इंजेक्शन लगा देती है। इस दौरान वन्या के हाथ यक्षित की बाहों में कस जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे बेबी से ज्यादा तकलीफ मम्मा को हो रही है। ये फील करके यक्षित अपने एक हाथ से वन्या को साइड से पकड़ लेता है और उसके सिर पर आहिस्ते से किस कर लेता है। वैक्सीन लग जाने के बाद वेद को दर्द होता है, इसलिए वह रोने लगता है। यक्षित उसके आंसू पोंछकर उसे प्यार करता है। वेद एक बार फिर अपने डैडी के कंधे पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में ही उसकी थपकियों से वेद की आंखें लग जाती है। डॉक्टर वर्मा यक्षित और वन्या की तरफ देखते हुए बोली, वैक्सीन का असर बेबी पर बाद में दिखेगा, हो सकता है कि उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द हो और उसे फीवर भी आ जाए, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद ऐसा होना नॉर्मल है। मैं बेबी के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, जब आपको लगे कि वह पेन में है तो उसे खिला दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित डॉक्टर से वो पेपर ले लेता है। उसका एक बॉडीगार्ड मेडिसिन डिस्पेंसरी से मेडिसिन ले लेता है। फिर वे अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वन्या आहिस्ते से यक्षित से अपने बेबी को अपनी गोद में ले लेती है और पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। यक्षित कार स्टार्ट कर देता है और वे सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे मेंशन पहुंच जाते हैं। वन्या वेद को लेकर उसके कमरे में जाती है और उसे आराम से सुला देती है। फिर एकटक उसे निहारने लगती है। तभी वहां यक्षित भी आ जाता है। वह अपनी एक बांह से वन्या को साइड हग कर लेता है और दोनों अपने बेबी की तरफ देखने लगते हैं। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो लंच कर लो, तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया है। वन्या यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित मुझे भूख नहीं है। यक्षित उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, ऐसे कैसे भूख नहीं लगी है, तुमने काफी देर से खाना नहीं खाया है, इसलिए चलो खाने। वन्या समझ गई कि उसे खाना खाना ही पड़ेगा। यक्षित उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने अपने रूम में पहले ही लंच ऑर्डर कर दिया था। वन्या जैसे ही सोफे पर बैठने को हुई, यक्षित ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वन्या एक नज़र यक्षित की तरफ देखकर उसके सीने पर अपना सिर टिका देती है। यक्षित आहिस्ते से उसके सिर पर किस कर देता है और बोला, चलो अब खाना खा लो। फिर वह वन्या की तरफ एक एक बाइट लेकर उसे खिलाने लगता है। वन्या भी यक्षित को अपने हाथों से खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों खाना खा लेते हैं। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। पर तभी उन्हें किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। ये वेद ही था। यक्षित और वन्या दोनों अपने बेबी के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वह नींद में ही रोने में लगा था। वन्या और यक्षित उसके सिरहाने के पास बैठ जाते हैं। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे किस करके बोली, शांत हो जाओ बेबी, आप बिल्कुल ठीक हैं। उसके सिर को प्यार से सहलाने के बाद वेद भी रोना बंद कर देता है।
वन्या अपने बेबी को निहारने लगती है। उसे निहारते निहारते वन्या की आंखों में पानी आ जाता है। यक्षित ये देखता है तो वन्या के करीब जाता है। वन्या झट से यक्षित के सीने से लग जाती है। यक्षित उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके सिर पर किस कर लेता है। वन्या रोते हुए बोली, यक्षित हमारे बेबी को बहुत तकलीफ हो रही होगी। यक्षित वन्या को शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी, कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वन्या ने आज पहली बार अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में देखा था, इसलिए वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। यक्षित उसे संभालते हुए वहां से अपने बेडरूम में ले आया और बेड पर आहिस्ते से लेटाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। यक्षित वन्या के माथे पर किस करते हुए जैसे ही वहां से जाने को हुआ, वन्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, मुझे आपकी बाहों में सोना है। यक्षित ने एक नज़र वन्या की तरफ देखकर स्माइल की और उसके बगल में लेट गया। वन्या झट से यक्षित के सीने में अपना सिर टिकाकर उसकी कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लेती है। यक्षित भी उसे अपनी बाहों में समेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओबरॉय एंटरप्राइजेज। जीविका अपना काम कर रही थी। तभी काम करते हुए उसे कुछ डाउट आया तो वह विवेक से पूछने के लिए जा रही थी। विवेक अभी अपने नकली कैबिन यानी अपने दूसरे कैबिन में था, क्योंकि जीविका अभी भी इस बात से अनजान थी कि ओबरॉय एंटरप्राइजेज का सीईओ विवेक ही है, और उसे यकीन दिलाने के लिए विवेक ने ये दूसरे कैबिन पर बैठता था। जीविका ने देखा कि विवेक के कैबिन का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वह बिना नोक किए ही अंदर चली गई। जैसे ही उसकी निगाहें सामने की तरफ पड़ी, उसकी आंखें बिल्कुल छोटी हो गई, क्योंकि सामने फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर मिस शिखा विवेक पर आंखें गड़ाए हुए खड़ी थी। उसकी ड्रेसिंग देखकर ही समझ आ रहा था कि वह विवेक पर अपना जादू चलाने आई है। पर अफसोस विवेक उन लड़कों में नहीं था जो शिखा जैसी लड़कियों की ऐसी गिरी हुई हरकतों पर गिर जाए। विवेक का पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। वह मिस शिखा को कुछ एक्सप्लेन करने में लगा था, पर शिखा थी कि मौके का पूरा फायदा उठा रही थी। वह विवेक के एकदम करीब खड़ी थी, इतने करीब कि अगर विवेक वहां से हिलने की कोशिश करता तो एक्सीडेंटली दोनों के बीच किस भी हो जाती। जीविका जो कि कैबिन के डोर पर खड़ी होकर ये सब अपनी जलती आंखों से देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसे उस शिखा को देखकर बहुत जलन हो रही थी। उसे बस यही मन कर रहा था कि वह शिखा को झटक कर विवेक से दूर कर दे, पर विवेक वो तो एक्सप्लेन करने में इतना बिजी था कि मिस शिखा की हरकतों के बारे में उसे कोई ध्यान ही नहीं था। वैसे मिस शिखा अकेली नहीं थी, ऑफिस में ऐसी बहुत सारी लड़कियां थीं जो विवेक को मन ही मन लाइक करती थीं। कुछ तो ऐसी भी थीं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ विवेक के लिए ही कंपनी ज्वाइन किया था, जिनमें से मिस शिखा भी एक थी। विवेक ने कभी किसी लड़की की तरफ उस नजरिए से आंख उठाकर नहीं देखा था, इसलिए मिस शिखा मन महसूस कर रह जाती थी, पर फिर भी उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी थी। उसे हर हाल में विवेक को अपना बनाना ही था। 88 जीविका की फीलिंग्स। विवेक ने कभी किसी लड़की की तरफ उस नजरिए से आंख उठाकर नहीं देखा था, इसलिए मिस शिखा मन महसूस कर रह जाती थी, पर फिर भी उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी थी। उसे हर हाल में विवेक को अपना बनाना ही था। अब आगे मिस शिखा जानबूझकर विवेक की तरफ झुकने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले कि वह विवेक की तरफ पूरी तरीके से झुक जाती। जीविका उसके डेस्क के पास गई और धम्म से अपने हाथों की फाइल को डेस्क पर रख दिया, जिससे विवेक का ध्यान टूटा। वह सामने की तरफ देखने लगा और मिस शिखा जो कि विवेक के इतने करीब आ गई थी, न चाहते हुए भी उसे विवेक से दूरी बनानी पड़ी। मिस शिखा जीविका की तरफ अपनी जलती आंखों से घूरते हुए बोली, क्या तुम्हारे अंदर मैनर नाम की कोई चीज नहीं है? नोक करके नहीं आ सकती थी बॉस के? उसने इतना ही कहा था कि विवेक ने मिस शिखा को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, मिस शिखा माइंड योर लैंग्वेज। आप जीविका से इस टोन में बात नहीं कर सकती। से सॉरी टू हर। उद्धरण चिन्ह। मिस शिखा तो अपनी हैरान हो चुकी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक की तरफ ही देखने लगी, क्योंकि वह उसे यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर को एक मामूली सी इंटर्न से माफी मांगने की बात कर रहा था, जो कि मिस शिखा की पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करने वाला था। वह जीविका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में बोली, मैं इस 2% की लड़की को सॉरी बोलूंगी। सीरियसली? शिखा सेन इस 2% की लड़की को सॉरी बोलेगी? नेवर। कपड़े तो देखो इसके, सो अनब्रांडेड। मैं इस सो कॉल्ड मिडिल क्लास लड़की से माफी तो बिल्कुल नहीं मांगने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। वह मन ही मन जीविका को जज कर रही थी। तभी विवेक की रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस शिखा लगता है आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने अभी अभी क्या कहा? से सॉरी टू हर राइट नाउ। उद्धरण चिन्ह। मिस शिखा ने न चाहते हुए भी जीविका को सॉरी कहा और अपनी जलती आंखों से उसे घूरते हुए वहां से निकल गई।
जीविका को विवेक का मिस शिखा को फटकारना काफी अच्छा लग रहा था। वह अपने लैपटॉप पर से ध्यान हटाते हुए जीविका की तरफ देखकर बोला, मिस जीविका, प्लीज हैव योर सीट। उद्धरण चिन्ह। जीविका स्माइल करते हुए चेयर पर बैठ गई और विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ जीविका, कैसे आना हुआ? उद्धरण चिन्ह। जीविका अपने डाउट पूछते हुए बोली, वो सर। जीविका ने इतना ही कहा था कि विवेक उसे रोकते हुए बोला, सर नहीं, विवेक कहो। उद्धरण चिन्ह। जीविका ने हाँ में सिर हिला दिया और विवेक से अपने डाउट पूछने लगी। विवेक उसके डाउट क्लियर करने के लिए अपनी डेस्क से उठकर उसकी तरफ आ गया। जीविका अपने हाथों में फाइल लिए हुए थी। विवेक उसकी तरफ झुकते हुए जीविका ने जहां अपनी उंगली पॉइंट की थी वहां पर अपनी उंगली रखते हुए उसे एक्सप्लेन करने लगता है। विवेक का पूरा ध्यान इस वक्त उसे समझाने में था, पर जीविका वह तो विवेक के इस तरह से करीब आ जाने से अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी क्योंकि विवेक उसके एकदम पीछे खड़ा था। पर विवेक को इन सब का कोई ख्याल नहीं था, वह तो बस जीविका की हेल्प करने में लगा हुआ था। पता नहीं क्यों पर जीविका को विवेक का इस तरह से करीब रहना एक अलग सा सुकून दे रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके विवेक की नज़दीकियों को महसूस कर रही थी। तभी विवेक की सर्द आवाज़ उसके कानों पर पड़ी, इज ऑल क्लियर? उद्धरण चिन्ह। विवेक के ऐसा बोलने पर जीविका अपने ख्यालों से बाहर आई। वह विवेक की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी, क्योंकि वह भूल चुकी थी कि वह यहाँ किस लिए आई थी। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, समझ में आई बात? उद्धरण चिन्ह। जीविका तो तब से विवेक के ख्यालों में ही थी। उसने तो विवेक के एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी शक्ल देखकर विवेक को समझ आ गया कि जीविका का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोला, जीविका, मैंने तुम्हें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? उद्धरण चिन्ह। जीविका एकदम से बोली, आप में। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तभी जीविका को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, तो वह अपने आप को करेक्ट करते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें मैं क्या करूं? अगर मुझे समझ नहीं आया तो आप मुझ पर गुस्सा करने के बजाय मुझे दोबारा भी समझा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जीविका की बातें सुनकर विवेक तो हैरान ही रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने कब उस पर गुस्सा किया। वह अपने सिर को झटकते हुए बोला, ओके, मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, पर तुम ध्यान से सुनना, मैं बार बार तुम्हें नहीं समझाने वाला। ये कहते हुए वह उसकी तरफ झुककर दोबारा एक्सप्लेन करने लगा। कैबिन का डोर ओपन था, इसलिए वहां से गुजर रही कुछ एम्प्लॉइज ने जीविका और विवेक को साथ में देख लिया। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर वे आपस में ही खुसूर फुसूर करने लगी। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। इस बार जीविका को अच्छी तरह समझ आ गया। विवेक के पूछने पर भी उसने किसी छोटी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला दिया और उसके कैबिन से बाहर आ गई। उसके जाने के बाद विवेक चेयर की क्राउन पर अपना सिर टिकाते हुए जीविका के उस जेलस फेस को याद करने लगा जब उसने मिस शिखा को वहां देखा था। ये याद करके विवेक के फेस पर एक स्माइल तैर गई। वह सामने की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोला, सिली गर्ल। उद्धरण चिन्ह। फिर वह लैपटॉप ऑन करके अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट राजीव उसके कैबिन में आ गया। उसने विवेक को उसकी आज की पूरी मीटिंग शेड्यूल बताई। अभी 10 मिनट बाद उनकी एक 5 स्टार होटल में मीटिंग होने वाली थी। राजीव उसे इन्फॉर्म करके वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद विवेक अपना ब्लेजर लेकर राजीव के साथ उस होटल के लिए निकल गया। जीविका, जो कि अभी कैंटीन से ही गुजर रही थी, उसने विवेक और राजीव को नीचे जाते हुए देखा। वह उन्हें साथ में देखकर खुद से बोली, ये राजीव सर विवेक के साथ कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विवेक राजीव के आगे आगे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि राजीव उसका असिस्टेंट है और विवेक उसका बॉस। और ऐसा था भी, पर जीविका अभी तक इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। उसे दोनों को इस तरह देखकर थोड़ा तो अजीब लग रहा था, पर उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लग गई। रजावत इंडस्ट्रीज। आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स निपटाने के बाद अनय और दृष्टि अनय के कैबिन में लंच कर रहे थे। अनय ने तो दृष्टि के टिफिन पर जैसे कब्जा ही कर लिया था। वह अपनी टिफिन दृष्टि को सौंपे हुए था। उसे दृष्टि के हाथों का बना खाना बहुत टेस्टी लगता था, इसलिए वह ये मौका कभी नहीं छोड़ता था। दृष्टि अनय की टिफिन में से खाते हुए बस उसे ही देखने में लगी थी। अनय उसे अपनी तरफ देखता देख बोला, बेबी ऐसे क्या देख रही हो? शादी के बाद तुम्हें ही मेरे लिए खाना बनाना है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, इस मामले में आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है मुझे। पता चला कि आप किचन में चले गए और बाद में मुझे किचन को आपसे संभालना पड़ गया। उद्धरण चिन्ह।
अने दृष्टि की तरफ घूरते हुए बोला, तुम अपने होने वाले पति को इतना बेकार समझती हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे खाना बनाना आता है, ओके? और तुम टेंशन मत लो, मैं किचन के साथ साथ तुम्हें भी अच्छी तरह संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा और अनय की तरफ देखती रही। उसे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ऑफिस संभालने वाले अनय को खाना बनाना भी आता होगा। वह लंच करते हुए अनय की तरफ देखकर बोली, अनय, आपको विवेक और जीविका को लेकर क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। अनय नासमझी में बोला, मुझे क्या लगेगा, दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगते हैं। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि दोनों साथ में कैसे लगते हैं। आई ऑलरेडी नो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। पर जैसा कि आपको पता है, जीविका विवेक की कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है, पर अब तक उसे नहीं पता कि विवेक उस कंपनी का सीईओ है। मुझे ये डर है कि अगर जीविका को कहीं और से इस बारे में पता चल गया तो वह हट ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अनय भी सोचते हुए बोला, तुम्हारी बातों में पॉइंट है। मैंने उस गधे को समझाया भी कि अब वो अपनी दोस्ती का नाटक बंद कर दे, वरना अपने अच्छे खासे प्यार से वो हाथ धो बैठेगा। दोनों इसी तरह लंच करते हुए बातें करने लगे। जीविका काम करते हुए भी बार बार विवेक के ख्यालों में गुम हो रही थी। भले ही उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, पर मन में तो विवेक के कैबिन में उसके करीब आने का नज़ारा चल रहा था। जीविका को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे एहसास हैं जो उसके दिल में पनप रहे हैं, पर वो इतना जरूर जानती थी कि ये बेहद ही खूबसूरत एहसास है जो उसे हर बार सुकून दे जाते थे। विवेक का उसके करीब आने का एहसास उसके लिए ऐसा सुकून भरा एहसास था जिससे वह कभी दूर होना नहीं चाहती थी। सिन्हानिया मेंशन में यक्षित अपने बेबी के वैक्सीनेशन के बाद घर पर ही था। वन्या के सो जाने के बाद यक्षित उठ गया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद वन्या की आंखें भी खुल गई। उसने जब अपने बगल में देखा तो यक्षित वहां पर नहीं था। फिर उसकी निगाहें सोफे पर पड़ी जहां यक्षित अपना काम कर रहा था। वह बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आ गई। तभी एक बार फिर वेद के रोने की आवाज़ें दोनों के कानों पर पड़ी। यक्षित ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और वन्या के साथ उसके रूम की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर दोनों ने देखा कि उनका बेबी नींद से जागकर बेड पर बैठकर रो रहा था। यक्षित और वन्या झट से उसके अगल बगल बैठ गए। वन्या उसके आंसू पोंछते हुए उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो बच्चा? उद्धरण चिन्ह। वेद रोते हुए अपनी मम्मा से अपने वैक्सीनेशन वाले हाथ को दिखाते हुए बोला, मम्मा, वेदांश को ना, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। वन्या ने वेद के टी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए आराम से देखने लगी तो उन्होंने पाया कि वेद के उस हाथ में बहुत ही सूजन आ गया था, जो कि इंजेक्शन की वजह से ही था। वन्या उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा बेबी। वेद रोते हुए अपनी मम्मा के सीने में छिप जाता है। यक्षित उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, आपको और कहीं तो दर्द नहीं हो रहा ना? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी मासूम आंखों से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ डैडी, वेदांश को आज बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वह अपने हाथ, पैरों और पूरी बॉडी की तरफ अपने हाथ पॉइंट करता है। यक्षित अपने बेबी के मुरझाए चेहरे को देखकर ही समझ सकता था कि वह कितनी ज्यादा तकलीफ में है। वन्या ने झट से अपने वेद के लिए कुछ टेस्टी स्नैक्स ले आती है। वहीं यक्षित भी उसकी दवाइयाँ ले आता है, जिसे अब अपने छोटे से बेबी को खिलाना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला था। वन्या खाने की प्लेट को लेकर वेद को अपनी गोद में बिठाकर आहिस्ते आहिस्ते उसे खिलाने लगती है। उसे भूख बहुत लगी थी, इसलिए वेद ने थोड़ी ही देर में प्लेट खाली कर दी। वन्या ने उसे साइड में रख दिया, फिर दवाई को अपने हाथों में लेते हुए वेद की तरफ जैसे ही बढ़ाने को हुई, वेद ने उसे देख लिया और अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोला, मम्मा, वेदांश को ये कड़वी दवाई नहीं खानी। उद्धरण चिन्ह। 89 अनिल जी की उलझानें। वन्या खाने की प्लेट को लेकर वेद को अपनी गोद में बिठाकर आहिस्ते आहिस्ते उसे खिलाने लगती है। उसे भूख बहुत लगी थी, इसलिए वेद ने थोड़ी ही देर में प्लेट खाली कर दी। वन्या ने उसे साइड में रख दिया, फिर दवाई को अपने हाथों में लेते हुए वेद की तरफ जैसे ही बढ़ाने को हुई, वेद ने उसे देख लिया और अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोला, मम्मा, वेदांश को ये कड़वी दवाई नहीं खानी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेबी, ये दवाई बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखकर ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मम्मा, वेदांश ये दवाई नहीं खाएगा। यक्षित और वन्या ने देखा कि वेद तो दवाई खाने से बिल्कुल मना कर रहा था, अब उसकी तकलीफ कैसे कम होगी। तभी वन्या के दिमाग में एक आइडिया आया। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली,
यक्षित क्या कह रहे थे आप? हमारा वेद पिकनिक पर हमारे साथ नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। यक्षित भी वन्या की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वाइफी, हमारा बेबी हमारे साथ नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। वन्या, पर क्यों नहीं आ सकता? अरे हाँ, आपने मुझे बताया था, जब हमारा वेद बीमार होगा तो हमारे साथ कैसे आएगा? अगर उसने दवाई ही नहीं ली तो वह हम दोनों और आस्था के साथ पिकनिक कैसे मनाएगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी मासूम आंखों से अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए उनकी बातों को ध्यान से सुनने में लगा था। वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा क्या हम पिकनिक पर जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, आप नहीं बेटा, मैं आपकी मम्मा और आस्था हम तीनों ही जाएंगे। आपकी तबीयत तो खराब है तो आप हमारे साथ कैसे आ सकते हैं? और वन्या की ये ट्रिक काम कर भी गई। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने मम्मा और डैडी की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा डैडी, वेदांश को भी आप छपके छात पिकनिक में जाना है। इसलिए वेदांश दवाई खाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, वेरी गुड मेरे बच्चे, आप मम्मा के समझदार बॉय हो। वन्या आहिस्ते से अपने बेबी को मेडिसिन खिला देती है। फिर थोड़ी देर बाद वह उसे बेड पर सुला देती है। यक्षित अपने हाथों में आयल लेकर वेद के हाथों पर जहां सूजन हो गई थी वहां हल्के हाथों से मसाज करने लगता है। मसाज कर लेने के बाद वन्या उसे ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देती है और दोनों उसके अगल बगल लेट जाते हैं। यक्षित प्यार से अपने बेबी के सिर को सहलाने लगता है। वेद धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके अपनी मम्मा के पास आ जाता है। वन्या उसे अपने सीने में छिपा लेती है, उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर उसके सिर पर आहिस्ते से किस कर लेती है। यक्षित भी वन्या और अपने बेबी के पास सरक कर आ जाता है और वन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। वन्या वेद के माथे को चूमते हुए बोली, यक्षित हमारा बेबी बहुत समझदार है। यक्षित वन्या के सिर को सहलाते हुए बोला, हम तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि यह तुम पर गया है ना, इसलिए। यक्षित की बातें सुनकर वन्या स्माइल करने लगी। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित कुछ दिनों तक हमें वेद को अपने साथ ही सुलाना चाहिए ताकि उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वह जल्द से जल्द अपने मम्मा डैडी को बता सके। उद्धरण चिन्ह। यक्षित को भी वन्या की बातें सही लगती है, इसलिए वह वेद को अपनी गोद में उठाकर वन्या के साथ अपने बेडरूम में आ जाते हैं। यक्षित ने वेद को बेड के बीचों बीच सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करते हुए उसके माथे को चूम लेता है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया और वह वॉशरूम की तरफ चली गई। यक्षित ने अपने लिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी और वन्या के लिए उसकी चाय बनाने का ऑर्डर एक मेड को दे दिया। दोनों को इस तरह अपना इवनिंग एंजॉय किए हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए यक्षित को इसके बारे में ख्याल आया। थोड़ी देर बाद वन्या फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ गई। मेड ने पहले ही दोनों की गर्मा गर्म कॉफ़ी और चाय कॉफ़ी टेबल पर रख दी थी। यक्षित ने उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, फॉर यू। वन्या काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए उसे इसकी अभी बहुत ज़रूरत थी। उसने इस टी के लिए यक्षित को थैंक्स कहा और उसके बगल में बैठ गई। बाहर बारिश का मौसम चल रहा था, पानी की बूंदों का शोर हो रहा था। दोनों अपनी अपनी टी और कॉफ़ी एंजॉय करते हुए ग्लास डोर से बारिश के बूंदों को गिरते हुए देख रहे थे। वन्या चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने सोते हुए मासूम से बेबी को भी देख रही थी, जो कि इस वक्त उसके चेहरे पर भी एक सुकून के भाव थे, जिसे देखकर वन्या को समझ आ गया कि अब उसके बच्चे को दर्द से राहत मिलने लगी है। यक्षित और वन्या बारिश का मजा लेते हुए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं जीविका के ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी। इस भारी बारिश में ऑटो मिलना बेहद मुश्किल सा लग रहा था, पर फिर भी वह ऑटो का वेट कर रही थी। इसके साथ ही वह बारिश में थोड़ी बहुत भीग भी चुकी थी। तभी विवेक की कार उसके पास आकर रुक गई। उसने अपने कार की शीशे नीचे की और जीविका को डांटते हुए कार के अंदर बैठने को कहा। विवेक की डांट सुनकर जीविका झट से कार के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। विवेक उसकी तरफ घूरते हुए बोला, पानी में भीगने के लिए किसने कहा था? जब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। जीविका विवेक की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में मासूमियत लिए हुए बोली, वो मुझे लगा कि आप काम करने में बहुत बिजी हैं, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो जो भी हो, पर अब जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम तुरंत मुझे बताओगी, ओके? जीविका ने हाँ में सिर हिला दिया। वह बारिश में थोड़ी भीग भी गई थी, इसलिए ठंड तो लग ही गया था। उसे ठंड से ठिठुरता देख विवेक ने अपना ब्लेजर उतारा और उससे जीविका को कवर कर दिया। जीविका विवेक के इस केयरिंग जेस्चर को देखती ही रह गई, साथ ही उसे खुशी भी मिली।
थोड़ी ही देर में विवेक की कार सिन्हानिया मेंशन के बाहर पहुंच जाती है। जीविका कार से निकलकर मेंशन के अंदर जाने को हुई, पर जैसे ही उसे फील हुआ कि विवेक उसके साथ नहीं आ रहे तो जीविका के कदम वहीं रुक गए। वह पीछे मुड़कर विवेक की तरफ देखते हुए बोली, आप अंदर नहीं जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज नहीं, आज मैं लेट हो रहा हूँ। मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, फिर कभी। जीविका ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया और विवेक के ब्लेजर की तरफ इशारे से बोली, ये आपका ब्लेजर। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें ठंड लग रही है ना, तुम इसे रख लो, बाद में मैं ले लूंगा। जीविका ने हाँ में सिर हिलाया और ब्लेजर को अच्छी तरह पहनकर अपने हाथों के बैग को लेकर सिन्हानिया मेंशन के अंदर आने लगी। विवेक को घर पहुंचने में देर हो रही थी, इसलिए वह उनसे मिले बिना ही अपने मेंशन के लिए निकल गया। जीविका सिन्हानिया मेंशन के अंदर आ गई। जीविका ने जब पहली बार सिन्हानिया मेंशन को देखा था तब वह बहुत ही हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने इतना बड़ा और खूबसूरत मेंशन सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। पर अब वह यही रहने वाली थी, पर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगने वाला था। वह अंदर आकर अपने कमरे में चली गई। उसने विवेक के ब्लेजर को अपने सामने कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। विवेक की मदहोश कर देने वाली मेनली फ्रेग्रेंस उस ब्लेजर से आ रही थी और जीविका की सांसों में घुल रही थी। उसने बड़ी हिफाजत से उसका ब्लेजर अपने क्लोजेट रूम पर रख दिए। फिर वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद चेंज करके वापस आकर वह बेड पर पेट के बल लेट गई और विवेक के बारे में सोचने लगी। विवेक का अपने ब्लेजर उतार कर उसे पहनाने वाला सीन भी याद आया, जिससे जीविका के फेस पर एक ब्लश वाली स्माइल आ गई थी। विवेक के बारे में सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में वह नींद के आगोश में चली गई। अनिल जी का कमरा। अनिल जी अपने बेड पर उठकर बैठे हुए किसी उलझन में लग रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि किसी बात को लेकर वो बेहद ही परेशान हैं। थोड़ी देर पहले अनिल जी एक मंदिर से दर्शन करके वापस अपने मेंशन आ रहे थे। तभी उनके कानों में एक लड़की की आवाज़ आई, डैड प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज़ डैड मुझे बचा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। ध्यान से सुनने पर अनिल जी को समझ आ गया कि ये उनकी प्यारी बेटी युविका की आवाज़ है। इस आवाज़ को सुनकर वो ठहर से गए थे। उन्हें युविका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, पर उसकी आवाज़ उन्हें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अनिल जी चिंता से भर कर बोले, युविका बेटा, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? तुम टेंशन मत लो, डैडी यहीं पर हैं। अब बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? उद्धरण चिन्ह। युविका की बार बार यही आवाज़ अनिल जी के कानों में पड़ रही थी, प्लीज़ डैड आपकी युविका खतरे में है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए, वरना आप एक बार और उसे खो देंगे। इससे पहले कि अनिल जी और कुछ सुन पाते तुरंत उनकी आंखें खुल गई। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें साफ साफ चमक रही थी। उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि वे अभी कितने परेशान हो गए हैं। वह अपने साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसे पीते हुए बोले, ये कैसा सपना था? प्रेजेंट में अनिल जी भी इसलिए परेशान थे क्योंकि पिछले कई दिनों से उन्हें इसी तरह युविका का सपना आ रहा था, जहां वो अपने डैड से बार बार एक ही बात दोहराती कि वो खतरे में है, प्लीज़ उसे कोई बचा ले। अनिल जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किसी से ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सब उन्हें यही कहने वाले थे कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। पर अनिल जी का दिमाग एकदम ही ब्लैंक हो चुका था। अनिल जी ये सोचने लगे कि युविका को उनसे दूर हुए तो सालों हो गए थे। जब वो इस दुनिया में है ही नहीं तो उन्हें अपनी बेटी के ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? अनिल जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अपने माइंड को काम करने की कोशिश करने लगे। अग्रवाल हाउस में जीतेश जी और मंदिरा शांति से लिविंग हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। जीविका ने पहले ही कह दिया था कि वह अपनी फ्रेंड की बर्थ पार्टी में जा रही है, और सुबह भी उसने कह दिया था कि फ्रेंड ने उसे अपने घर पर रोक लिया है, इसलिए वह आज भी घर नहीं आ पाएगी। पर वन्या ने भी सोच लिया था कि वह जीतेश जी और अपनी सटेप मॉम मंदिरा से मिलकर उन्हें बता देगी कि अब से जीविका उसके साथ रहने वाली है। 90 आप बचपन से हाई खडूस थे। अग्रवाल हाउस में जीतेश जी और मंदिरा शांति से लिविंग हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। जीविका ने पहले ही कह दिया था कि वह अपनी फ्रेंड की बर्थ पार्टी में जा रही है, और सुबह भी उसने कह दिया था कि फ्रेंड ने उसे अपने घर पर रोक लिया है, इसलिए वह आज भी घर नहीं आ पाएगी। पर वन्या ने भी सोच लिया था कि वह जीतेश जी और अपनी सटेप मॉम मंदिरा से मिलकर उन्हें बता देगी कि अब से जीविका उसके साथ रहने वाली है। अब आगे डिनर के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मैग सबकी प्लेट में डिनर सर्व कर रही थी।
वेद तो सो हो गया था, इसलिए वन्या ने उसे नहीं जगाया और वो दोनों ही डिनर के लिए नीचे आ गए। डिनर करते वक्त भी जीविका कहीं खोई हुई थी। वह वन्या के बगल में ही बैठी हुई थी। वन्या ने उसे नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने उसके कंधे पर आहिस्ते से हाथ रख दिया। तब जाकर जीविका का ध्यान टूटा। वन्या ने उसे इशारे से पूछा कि वह किसके ख्यालों में गुम है, तो जीविका ने बस ना में सिर हिला दिया और अपने खाने पर फोकस करने लगी। वही चैतन्य दादाजी के बगल में बैठे हुए अनिल जी भी खाते हुए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। यक्षित की निगाहें उन पर गई तो उसने अपने डैड को टोकते हुए कहा, डैड आप क्या सोच रहे हैं? यक्षित के इस तरह टोकने से अनिल जी अपने ख्यालों से बाहर आए और यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, कुछ भी तो नहीं बेटा। पर यक्षित को उनके फेस एक्सप्रेशन देखकर ही समझ आ गया था कि जरूर कोई बात है। पर यक्षित ने इस समय उनको ज्यादा फोर्स नहीं किया। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा वेद कैसा है अब? उसे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अनिल जी को वेद के वैक्सीनेशन के बारे में पता थी, इसलिए उन्होंने यक्षित से उसके बारे में पूछ लिया। यक्षित उनकी तरफ देखते हुए बोला, अभी ठीक है डैड, वन्या और मैंने उसे दवाई खिला दी है। अनिल जी ने हाँ में सिर हिला दिया। युवान को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वह दोनों की तरफ देखते हुए कंफ्यूज्ड होकर बोला, पर भाई मेरे प्यारे वेद को हुआ क्या है? उद्धरण चिन्ह। यक्षित, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस आज उसकी वैक्सीनेशन हुई है तो उसका इफेक्ट उसकी बॉडी में हो रहा है। वैक्सीनेशन से युवान को अपनी वैक्सीनेशन याद आ गई। जब वह छोटा था तब उसके मॉम डैड यानी मालविका जी और अनिल जी उसे वैक्सीनेशन के लिए लेकर गए थे। युवान तो इंजेक्शन को देखकर ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसे कहीं ख्यालों में खोया देखकर चैतन्य दादाजी युवान की तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ? कहाँ खो गए? कहीं तुम्हें अपनी वैक्सीनेशन तो याद नहीं आ गई? उद्धरण चिन्ह। दादाजी की बातें सुनकर युवान का तो मुंह ही बन गया था। कब से उसके दिमाग में यही तो चल रहा था। जीविका को दादाजी की बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी। वह उनकी तरफ देखते हुए बोली, दादाजी क्या युवान की वैक्सीनेशन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी जीविका की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोले, सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं जीविका बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर तो कभी न हंसने वाले यक्षित के फेस पर भी स्माइल आ गई थी, जिसे वन्या ने नोटिस कर लिया था। अब यक्षित जैसा इंसान मुस्कुरा रहा है तो स्टोरी का इंटरेस्टिंग होना तो तय ही था। अब तो वन्या को भी जानने की इच्छा हो गई। वह अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड आप हमारे युवान की वैक्सीनेशन स्टोरी सुनाए ना। हम सब जानना चाहते हैं कि हमारा शरारती बंदर बचपन में कैसा था। वन्या की बातें सुनकर युवान का चेहरा छोटा सा हो गया। वहीं आस्तिक, भाविक, एकांत और ध्रुव सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। जीविका भी हंस रही थी। अनिल जी युवान की तरफ देखते हुए बोले, तो बेटा, तुम्हारा प्यारा सा देवर उस वक्त हमारे वेद की तरह ही 4 साल का था और आपके पतिदेव 10 साल के थे। युवान का वैक्सीनेशन होना था, इसलिए मैं और तुम्हारी मॉम हम दोनों ने युवान को बिना बताए हॉस्पिटल लेकर गए। उद्धरण चिन्ह। वन्या अनिल जी की तरफ देखकर बोली, पर पापा आपने युवान को बताया क्यों नहीं कि आप उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, क्योंकि वाइफी युवान के लिए हॉस्पिटल का मतलब ही था इंजेक्शन, और युवान दुनिया में अगर किसी चीज से डरता था तो वह था मॉम की डांट और इंजेक्शन। यक्षित की बातें सुनकर वन्या हंसने लगी। वहीं युवान अपना छोटा सा मुंह लिए हुए उन सबको सुन रहा था। अनिल जी, तो हुआ यूं कि तुम्हारी मॉम और मैं युवान को लेकर हॉस्पिटल तो आ गए थे, पर जैसे ही युवान को पता चला कि हम उसे बिना बताए हॉस्पिटल ले आए हैं तो उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। तुम्हारी मॉम और मैंने इसे समझाया कि हम इसे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए लेकर आए हैं तो युवान ने गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया। मैं और मालविका बहुत परेशान हो गए थे, पर युवान था कि बस गला फाड़कर रोए जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक युवान की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, ओह तो ये छोटा मॉन्स्टर जो अभी हम सबके सामने शेर बना फिरता है वो बचपन में इतना रोतलू था। आस्तिक ने ये युवान को चिढ़ाने के लिए कहा था, तो युवान ने भी आस्तिक की तरफ घूरते हुए कहा, बचपन में सब रोते हैं समझे तुम, और तुम क्या नहीं रोए हो जब तुम छोटे बच्चे थे? उद्धरण चिन्ह। आस्तिक ने न में सिर हिला दिया, तो युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसका मतलब है कि तुम डायरेक्ट इतना बड़ा शरीर लेकर धरती पर प्रकट हो गए। सभी युवान की बेवकूफ़ी से भरी बातें सुनकर हैरान थे। दादाजी युवान को डांटते हुए बोले, ये क्या उलूल जुलूल बातें कर रहे हो तुम? दादाजी की डांट सुनकर युवान साइलेंट हो गया। वन्या हंसते हुए बोली, फिर क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी, मैं और मालविका तो बहुत परेशान हो गए थे। फिर बाद में यक्षित आया।
उसने अपने छोटे भाई को रोते हुए देखा। यक्षित को देखकर युवान बंदर की तरह उस पर लटक गया और उससे लिपट कर रोने लगा, पर यक्षित ने उसे पैम्पर करने के बजाय खुद से झटक दिया। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी का ये कहना था कि वन्या इस सीन को इमेजिन करके पेट पकड़कर हंसने लगी। वहीं जीविका की भी हंसी नहीं रुक रही थी। वहां मौजूद सारे बॉयज भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। युवान सारे लड़कों को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं यक्षित वन्या की हालत देखकर उसके कानों में धीरे से बोला, बहुत हंसी आ रही है वाइफी। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी हंसते हुए फ्लो में बोल गई, हंसू नहीं तो और क्या करूं। मतलब यक्षित आप बचपन से ही खड़ूस थे। ये कहते हुए वह एक बार फिर से हंसने लगी। तभी वन्या को एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। उसने यक्षित की तरफ एक नज़र देखा, जो कि अपने आंखें छोटी करके उसे ही देख रहा था। वह सहमते हुए उसकी तरफ धीरे से बोली, वो मेरे कहने का मतलब। यक्षित ने उसे बीच में ही टोकते हुए उसके कानों में कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, ये तुम मुझे रूम में अच्छे से समझा देना, ओके। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ देखने लगा। वन्या उसके इरादे भांपकर झट से उससे नजरें फेर लेती है। जीविका, अंकल आगे क्या हुआ बताए ना। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी अपनी बातें जारी रखते हुए बोले। फिर यक्षित ने युवान की तरफ घूरते हुए कहा, अगर तुमने अपना गला फाड़ना बंद नहीं किया तो मैं एक की जगह 2 इंजेक्शन तुम्हें दिलाऊंगा। यक्षित का ऐसा कहना था कि युवान सहमते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखकर कहा, भाई मैं नहीं लूंगा, पर प्लीज आप मुझे 2 इंजेक्शन मत दिलवाना। युवान ये बोलते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। वहां पर आए बाकी बच्चों के पेरेंट्स और वहां की नर्सेस भी उसे देखने में लग गईं। उद्धरण चिन्ह। युवान अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बोला, देखा मैं तो बचपन से ही कितना क्यूट था। मेरी क्यूटनेस देखकर ही लोगों को मुझसे प्यार हो जाता था। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी अपनी बातें जारी रखते हुए बोले, फिर क्या था। इंजेक्शन देखकर युवान एक बार फिर रोने लगा, पर इस बार वह वहां से भागकर भी नहीं जा सकता था क्योंकि यक्षित उसे पकड़े हुए था। नर्स ने जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया और युवान अपना गला फाड़ने को हुआ तो यक्षित ने झट से एक लॉलीपॉप कैंडी उसके मुंह पर डाल दिया। युवान को लॉलीपॉप बहुत पसंद थी, इसलिए वह चुपचाप उसे खाने में बिजी हो गया और उसका वैक्सीनेशन भी पूरा हो गया। अनिल जी की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे। युवान मुंह बनाते हुए सबकी तरफ देखते हुए बोला, आप सबको मुझ पर ऐसे क्या हंस रहे हो, आप सब भी तो बचपन में इंजेक्शन से डरते होगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या को टीज करते हुए बोला, युवान सिर्फ बचपन में ही नहीं, कुछ लोग तो अभी भी इंजेक्शन से डरते हैं। वन्या समझ गई कि यक्षित ने यह उसकी तरफ पॉइंट करके ही कहा है। वह यक्षित को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। वहीं यक्षित अपनी वाइफी को ऐसे देखकर स्माइल करने लगा। जीविका तो अपनी दी और जीजू को इस तरह देखकर स्माइल करने लगी। यक्षित को वन्या को इस तरह देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसकी तरफ झुककर उसे टीज करते हुए बोला, वाइफी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये हमारा बेडरूम नहीं है। तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे अभी कच्चा खा जाओगी। रिलैक्स वाइफी, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या एकदम से चिढ़ गई और उसके कानों की तरफ झुककर बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये बोलते हुए वह दूसरी तरफ देखने लगी। आस्तिक युवान का रिप्लाई करते हुए बोला, डरते थे, पर तुम्हारी तरह यूं गला नहीं फाड़ा था हमने। ये बोलते हुए वह अपनी बत्तीसी दिखाकर हंसने लगा। युवान उसे अपनी खतरनाक निगाहों से घूरते हुए बोला, बत्तीसी दिखाना बंद करो, वरना दांत तोड़ दूंगा। आस्तिक ने तुरंत दांत दिखाना बंद कर दिया। युवान किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोला, भाई आप तो मुझसे बचपन से ही कम प्यार करते थे, आप हमेशा युविका को ही प्यार करते थे। उसकी बातें सुनकर यक्षित ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने भाई की तरफ देखा जो कि किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाए बैठा था। यक्षित उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चलो अब अपना मुंह फुलाना बंद करो। युवान कुछ सोचकर अपनी आंखों में एक चमक लेकर यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक ही शर्त पर मानूंगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, और वो क्या है। युवान आस भरी निगाहों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, अगर आप बहुत जल्द मुझे मेरी क्यूट सी भतीजी या भतीजा देंगे तो। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर यक्षित ने एक नज़र वन्या की तरफ देखा, जो कि इस वक्त शर्म के मारे लाल हो चुकी थी। उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वह कुछ लाने के बहाने किचन में चली गई। यक्षित अपनी वाइफी को इस तरह से शर्माते देख मन ही मन स्माइल करने लगा। यक्षित ने डाइनिंग टेबल पर सबकी तरफ देखा, जो कि उसके जवाब का ही वेट कर रहे थे।
यक्षित युवान की तरफ देखते हुए बोला, टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारी भतीजी या भतीजा मिल जाएगा। ये बोलकर वह वहां से उठ गया और गार्डन की तरफ टहलने के लिए चला गया। बाकी बॉयज भी गार्डन की सैर के लिए निकल गए। जीविका वन्या को लेकर वो भी बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली गई। चैतन्य दादाजी और अनिल जी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। यक्षित, ध्रुव, भाविक और एकांत के साथ उस अटैक के बारे में डिस्कस करने लगा, जो कि कुछ दिन पहले वन्या के बर्थडे पर उसके और उसकी फैमिली पर